तो हमारा स्टार्ट होता है अब लेसन 6 जैव प्रक्रम का पहला क्वेश्चन। मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। इसका ऑप्शन है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन। तो ये किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो इसका आंसर होगा जल का वहन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या आवश्यक है ना। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा सूर्य का प्रकाश या उपरोक्त सभी। तो बच्चों सपोषी पोषण के लिए जो पौधे होते हैं, सपोषी पोषण यानी अपना खाना स्वयं बनाते हैं। स्वयं बनाने के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होता है, जल भी, क्लोरोफिल भी और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए होता है ना। तो इसमें आंसर होगा उपरोक्त सभी यानी कि डी होगा आंसर का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पारुपेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है कहाँ होती है क्रिया? ठीक, तो कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में या केंद्रक में। तो ये कहाँ होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? यह प्रक्रम कहाँ होता है? ठीक, तो देखिए इसका आंसर वसा का पाचन आहार नाल के क्षुद्रांत में होता है। अमाशय में लाइपेज इन पर क्रिया करता है। अमाशय द्वारा क्या होता है? लाइपेज एंजाइम स्रावित होता है। यहाँ पे इन पे क्या करता है? एक्टिव इन पे क्रिया करता है। ठीक, तथा वसा को खंडित करता है, वसा को ये तोड़ता है। इसके पश्चात क्षुद्रांत में यकृत द्वारा, अब यकृत से दो रस स्रावित होते हैं, बाइल रस और बाइल साल्ट। ठीक, बाइल रस वसा को इमल्सीफाई करता है, मीन्स जो बाइल रस होता है यकृत स्रावित वो वसा को पहले बड़ी बड़ी गोलियों में तोड़ता है। फिर जो बाइल साल्ट होता है वो इन बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में इमल्सीफाई करता है यानी कि तोड़ता है। ठीक, अग्नाशय रस इस खंडित वसा को वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। इस प्रकार वसा क्षुद्रांत में क्या होता है? पाचित हो जाता है यानी कि इसका डाइजेशन हो जाता है क्षुद्रांत में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्षुद्रांत को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? तो देखिए मुंह में उपस्थित लाल ग्रंथियां लाल रस को स्रावित करती है। इसमें स्लाइवरी एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदल देता है। इसी कारण कई बार अधिक चबाने पर भोजन हमें मीठा लगने लगता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं और उसके उत्पाद क्या हैं? तो इसका आंसर देख लेते हैं। पृथ्वी पर केवल हरे पौधे सपोषी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके लिए कुछ परिस्थितियों की आवश्यकता पड़ती है बच्चों, जैसा कि आप लोग को सब पता है कि पृथ्वी पर केवल जो हरे पौधे हैं वो ही अपना खाना स्वयं बनाते हैं। उसके लिए उन्हें क्या चाहिए होता है? प्रचुर मात्रा में जल चाहिए होता है, सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए होता है ना, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वो अपना खाना बनाते हैं, है ना। तो देखिए पृथ्वी पर केवल हरे पौधे सपोषी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके लिए कुछ परिस्थितियों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे पर्याप्त मात्रा में जल जो जड़ें अवशोषित करती हैं, दूसरा सूर्य का प्रकाश व ऊर्जा, और थर्ड हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? कुछ जीवों के नाम लिखिए जिसमें अवायवीय श्वसन होता है। ठीक, तो वायवीय श्वसन बच्चों क्या होता है? ये वायवीय और वायवीय श्वसन वाले बच्चों जो मैंने वीडियो बनाए थे आपके लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र वाला, उसमें मैंने वायवीय और अवायवीय को आपको बहुत अच्छे से डिटेल से समझाया है। तो आप वायवीय और अवायवीय श्वसन को समझने के लिए मेरा वाला वीडियो आप ज़रूर देखें। ठीक, तो देखिए इसका आंसर है वायवीय श्वसन जो होता है वायु की उपस्थिति में होता है।
यहाँ पे ग्लूकोज पूर्णतः विखंडित होता है। नेक्स्ट, इसके जो अंतिम उत्पाद जो प्रोडक्ट बनते होते हैं CO2, जल तथा ऊर्जा होती है। उदाहरण, ये सभी उच्च जीवधारियों में वायवीय श्वसन होता है। ठीक, अब वायवीय श्वसन को देख लेते हैं। वायवीय श्वसन यह वायु की अनुपस्थिति में होता है। इसके अंतिम उत्पाद इथाइल अल्कोहल व कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 होता है। उदाहरण जैसे कि ईस्ट और फीताकृमि में अवायवीय श्वसन होता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए किस प्रकार अभिकल्पित है। तो देखिए बच्चों मैंने आपको अपनी वीडियो में भी समझाया था, जो कूपिकाएँ होती हैं वो गुब्बारे नुमा संरचना की तरह फैली हुई होती हैं। जब इसमें ऑक्सीजन गैस आती है, मतलब इसमें जब गैस आती है तो ये उनको चूस लेती है और चूस के क्या करती है, फूल जाती है, एक गुब्बारे नुमा संरचना में चेंज हो जाती है ना। तो देखिए इसका आंसर, कूपिकाएँ अपने गुब्बारे नुमा आकार के कारण वायु के आदान प्रदान को सरल बनाती है और सतही क्षेत्रफल की वृद्धि करती है। वायु भरने पर ये कूपिकाएँ फैल जाती हैं तथा फुसफुस में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या कारण हो सकते हैं। तो इसका आंसर देखिए, हीमोग्लोबिन हमारे शरीर का ऑक्सीजन का वहन करता है। बच्चों, अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन का वहन नहीं हो पाएगा, जिससे क्या है, अगर ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच पाएगी तो हमारा जीवित रहना क्या है, जीवित रहना मुश्किल, क्या हम रह ही नहीं सकते बिना ऑक्सीजन के ना बच्चों। तो देखिए, लाल रक्तकण में यदि आप इनकी मात्रा कम हो जाती है तो शरीर के अंगों को सुचारू रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिससे भोजन का ऑक्सीकरण पूर्णतः नहीं हो पाता, जिससे ऊर्जा में कमी आती है और थकावट उत्पन्न होती है। इसी कमी से व्यक्ति एनीमिया से पीड़ित हो जाता है। एनीमिया जिसमें रक्त की कमी होती है, ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है। तो बच्चों देखिए, हार्ट डायग्राम में मैंने अपने पहले वाली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक, अब देखिए इसका आंसर, मानव हृदय में रक्त 2 बार संचरित होता है, इसके दोहरा परिसंचरण कहते हैं इसको। इसी कारण ऑक्सीजनित यानी कि जो ऑक्सीजनित जिसमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर को ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर होता है, एक दूसरे से अलग रहता है। यदि ये बंटवारा ना हो तो दोनों प्रकार के रक्त मिल जाएंगे और अंगों को पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। इसलिए दोहरा परिसंचरण क्या है, मनुष्य के हृदय में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, जिससे शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पूर्ण रूप से मिल सके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जाइलम। तो जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। उत्तर है जाइलम तथा फ्लोएम। बच्चों ना, जाइलम मैंने बताया था, जो जाइलम होता है जड़ से पत्तियों ऊपर की ओर को जल तक खनिज लवण को पौधे के विभिन्न भागों में भेजता है। जो फ्लोएम होता है वो पत्तियों द्वारा प्रोडक्ट भोजन को शरीर के सारे भागों यानी कि ऊपर व नीचे सभी डायरेक्शन में भेजता है ना। तो देखिए इसका आंसर, जाइलम द्वारा पदार्थों का वहन कैसे होता है। इसमें जल एवं खनिज लवण केवल ऊपरी मुखी दिशा में संवाहित होता है, यानी कि जल व खनिज लवण को मृदा से रूट इसको एब्जॉर्ब करती है और फिर उसके बाद ये शरीर पौधे के विभिन्न भागों में ऊपर की ओर को भेजा जाता है। इसमें जल तथा लवण का संवहन दाब तथा वाष्पोत्सर्जन कर्षण द्वारा होता है। ठीक, फ्लोएम का वहन देखिए, इसमें भोजन अमीनो अम्ल का वहन दोनों दिशाओं में यानी कि ऊपर की ओर नीचे ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी दोनों होता है। इसमें ATP का ऊर्जा का प्रयोग होता है। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13, फुसफुस में कूपिकाओं की तथा वक्र में वक्राणु की रचना तथा कार्यविधि की तुलना कीजिए। ठीक, तो उसका उत्तर कीजिए। देखिए, कूपिका शुद्ध व अशुद्ध वायु का वहन करती है। सेकंड पॉइंट, कूपिकाओं का आकार छोटा होता है। कूपिका शरीर में रसायन CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकलती है। वक्राणु, अब देख लेते हैं। वक्राणु शुद्ध व अशुद्ध रुधिर वायु का वहन करता है। ठीक, करता है। वक्राणु लूपदार बड़े आकार के होते हैं। कैसे होते हैं, बड़े। ठीक, वक्राणु लूपदार बड़े आकार के होते हैं। थर्ड पॉइंट, वक्राणु
शरीर में नाइट्रोजन युक्त रसायन मूत्र के रूप में निकालती है। ठीक, तो ये क्या है हमारे वक्राणु का। तो बच्चों देखिए, मैंने आपको साइंस जैव प्रक्रम के सारे जो वीडियो हैं आपको 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पार्ट करके आपको सारे मैंने पॉइंट क्लियर कर रखे हैं। अगर आपको डिटेल से समझना है तो आप यूट्यूब में जाके रीता परिहार जैव प्रक्रम करके डालेंगे तो उसमें आपको मेरे वीडियो मिल जाएंगे और उनको आप डिटेल से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे तो आपको नोट्स सहित मेरे वीडियो उसमें मिलेंगे और आपको आप अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। ठीक है।